पंजाब में नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुन सकता। एक सूबे में 15 साल हुकूमत करने वाले 15 मंसूबे नहीं बता सकते। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर वार कहा। एक शख्स पूछता है कि नून लीग का मंशूर क्या है। इलेक्शन में सिर्फ 14 दिन बाकी, सियासी सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून का आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी पावर शो। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ कल बूरेवाला में अपना तीसरा इंतखाबी जलसा करेंगे। पंजाब को फतह करने का बड़ा मिशन। पीपल्स पार्टी आज गुजरात में सियासी मैदान लगाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के संगम पर पिंडाल सजा दिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच गई। पेशावर हाईकोर्ट ने इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। इस्लामाबाद में पीटीआई के लिए बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा जुल्करनैन हैदर नून लीग में शामिल। तारिक फजल चौधरी की हिमायत का ऐलान। झेलम और सरगोदा के हलके में नून लीग का बड़ा ब्रेक थ्रू। राजा मतलूब मेहदी नून लीग के उम्मीदवार। चौधरी फराह के हक में दस्तबरदार। हामिद हमीद ने भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत की हिमायत कर दी। फैसलाबाद के हलका NA 97 में दिलचस्प सूरत हाल। अली गौहर बलोच को घर से मुखालफत का सामना। रहनुमा नून लीग भी भाभी आयशा रजब बलोच पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। इलेक्शन से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का सेमिनार से खिताब। कहा, पार्लिमानी निज़ाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है। नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। नून लीग से कोई इख्तलाफ नहीं। नवाज शरीफ मेरे कायद थे। मुतनाज़ इलेक्शन से मुल्क में कोई तरक्की नहीं होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आईनी अमल मुतनाज़ बनाकर मुल्क नहीं चलते। महंगाई, बदअमनी, साबका हुकूमतों की नाकाम पॉलिसीज का नतीजा। हुक्मरान जमातों के पास इलेक्शन में कोई बयानिया नहीं। सिराजुल हक ने कहा कि 2 हुक्मरान खानदान अवाम से मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। शहरियों के अज़ा काट कर कत्ल करने वाला दरिंदा पकड़ा गया। अनवर को जैक से कत्ल के बाद लाश को बोरी में डालकर फेंक देता था। कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तार गैंगवार कमांडर के सनसनीखेज इंकशाफात। बानी पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुल्जिमान को नकूल फराहम कर दी। जज मलिक एजाज आसिफ ने 9 मई केसेस की समाअत अदालत जेल में की। मजीद समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। फवाद चौधरी को अदालत से रिलीफ मिल गया। बगावत केस में जमानत मंजूर। अदालत ने फवाद चौधरी की थाना पारा में दर्ज मुकदमे में जमानत कंफर्म कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सुपरा ने केस की समाअत की। सनम जावेद का इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। पीटीआई की नामजद उम्मीदवार ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। NA 119, NA 120 और PP 150 से कागजात मुस्तरद हुए थे। मुल्तान में पुलिस का जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर छापा। दरवाजे तोड़कर घर में तोड़फोड़। मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन में मेहरबानो और जैन कुरैशी ने शिरकत करना थी। बलूचिस्तान हुकूमत का रियासती इदारों के खिलाफ धरने पर कार्रवाई का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अटकज़ई ने कहा कि मारंग बलोच नफरत का प्रचार कर रही है। इस्लामाबाद में धरने की नाकामी से दुश्मन कुव्वतों को नुकसान हुआ। जमात इस्लामी का कल कराची इंटर बोर्ड के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इंटर के इम्तिहानात में गलतियां हुई। तलबा के साथ नाइंसाफी मंजूर नहीं। जिन बच्चों को फेल किया गया कल उनके हक में धरना होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के MO
MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। आलमी बैंक और IMF की अहम शर्त पर अमल दरामद में पेशरफ्त। निगरान हुकूमत ने विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के अखराजात कम करने का प्लान तैयार कर लिया। पहली 6 माही में जो मंसूबे शुरू नहीं किए जा सके उन्हें बंद करने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 52 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 64,770 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता 279 रुपए 50 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का मयार मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। स्मोक और खुश्क सर्दी के बायस नमूनिया केसेस में इजाफा। पंजाब में मूजी मरज 9 मासूम जाने ले गया। 24 घंटों में सूबे भर में मजीद 270 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 135 केसेस सामने आ गए। डेरा इस्माइल खान में कस्टम्स हुकाम की बड़ी कार्रवाई। ईरानी तेल की बड़ी खेप पकड़ी गई। CPEC हाईवे पर 29 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। ट्रकों से 1,16,000 लीटर से ज्यादा डीजल बरामद। 3 मुलजिम भी गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। मैं हूं मरियम खान। डॉक्टरी साहब ने जानी एक ब्रेक के बाद आते हैं। अहम खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है और फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट का 10 दिसंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाता है और 22 दिसंबर 2023 का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बहाल किया जाता है। मजीद क्या कहा गया ये हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बलोच, बताइएगा, फैसला जारी कर दिया गया है, क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में होने वाली खामियों, कोताहियों और गलतियों की निशानदेही भी कर दी है। 38 सफ़ात पर यह मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही जो मेंबरान थे उनको लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को मुतअद्दिद शोकॉज नोटिस जारी किए। शोकॉज नोटिस के बावजूद PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी 2024 का पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको भी कलअदम करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर 2023 का फैसला भी बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह भी कहा गया है कि ये बात नाकाबिले फहम है कि पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का कहा। 20 दिन के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक कुछ नहीं कर सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले का भी इंतजार नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट में यह मामला लार्जर बेंच के सामने ज़ेरे समाअत था। ठीक है सईद बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में हमें अपडेट किया। तो आम इंतखाबात का बिगल बजते ही उम्मीदवार भी इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में मनाते नजर आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे वकास शिराज इस वक्त साबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ मौजूद है, उनसे हम तफसीलात जानते हैं। वकास, क्या कहना है राजा रियाज का, इलेक्शन से दस्तबरदार क्यों हुए? इंतखाबात 2024
कुछ चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। इंतखाबी मुहिम जो है ज़ोरों शोर से जारी है। जो हलकों में जो है उम्मीदवार जो है अपने वोटर सपोर्ट को बनाने की कोशिश में भी मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ देखा जाए इस वक्त जो है मौजूद हूँ मैं NA 104 में, जहाँ पे राजा रियाज साहब जो यहाँ पे पहले उम्मीदवार थे लेकिन अब दस्तबरदार हुए हैं अपने बेटे के हक़ में, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं आजकल। जी राजा साहब, कैसी कंपेन चल रही है? अभी बिल्कुल चंद दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन को, आपके बेटे इलेक्शन लड़े हैं आपकी जगह पे, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी कंपेन चल रही है। मेरा बेटा राजा दानियाल NA 104 से उम्मीदवार है और इंशाल्लाह ताला भरपूर कंपेन चल रही है। डोर टू डोर भी चल रही है, कॉर्नर मीटिंग भी हो रही हैं, जलसे भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को फैसलाबाद में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी और इंशाल्लाह 8 तारीख की शाम को वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ होंगे। जी बिल्कुल, कैंपेन जोरों शोर से जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे कौमी असम्बली के साबिक अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो है हम जोरों शोर से कैंपेन भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो मुस्लिम लीग। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Today we will present details of a sophisticated and sinister Indian campaign of extraterritorial and extrajudicial killings inside Pakistan. We have credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani soil. These are killings for hire cases involving a sophisticated international setup spread over multiple jurisdictions. Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. They recruited, financed, and supported criminals, terrorists, and unsuspecting civilians to play defined roles in these assassinations. Indian media and social media accounts immediately claimed and glorified these killings as successful retribution against enemies of India and projected their capacity to carry out these illegal acts. Potential assassins were recruited using social media, talent spotters, and fake Daesh accounts. There was complete compartmentalization of various components of the operation with the employment of teams of financiers, locators, and assassins. Elaborate exit plans were developed to obscure all potential tracks. At this stage, we are sharing information on 2 cases. A few other similar cases are under investigation and we will reveal details about these in due course. The assassination of Shahid Latif. On 11 October 2023, Mr. Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Yogesh Kumar recruited Muhammad Umair, a laborer in that third country, to act as a contact with local criminals in Pakistan to trace and assassinate Shahid Latif. They recruited local criminals who were able to locate and trace Shahid Latif. However, they were unable to carry out the execution. After some other failed attempts, Muhammad himself was personally sent to Pakistan to carry out the assassination. Umair organized a team of 5 target killers, which after the first failed attempt on 9th October 2023, succeeded in assassinating Shahid Latif on 11th October 2023. Based on the confessional statements and technical evidence, law enforcement authorities quickly apprehended the target killers, including Muhammad Umair, who was trying to flee the country on 12th October 2023. All those involved in this reconnaissance, surveillance, and killings have been apprehended, and a case is being tried in the court of law. We have evidence of transactions made in the process linking the entire chain to Indian agent Yogesh Kumar. The second case is of Muhammad Riaz. Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national, Muhammad Riaz,
who was assassinated during Fajr prayers in a mosque in Rawalakot on 8 September 2023. Law enforcement agencies tracked the killer, Muhammad Abdullah Ali, and arrested him on 15 September 2023 while boarding a flight at Jinnah International Airport, Karachi. Interrogation revealed that Muhammad Abdullah Ali was recruited and guided by Indian agents Ashok Kumar Anand and Yogesh Kumar. Indian agents utilized social media app Telegram to recruit Muhammad Abdullah Ali, who was asked to locate Muhammad Riaz. Muhammad Abdullah Ali received payments through middlemen based in a third country. He was also provided with weapons and ammunition. After a failed attempt on 7 September 2023, Muhammad Abdullah Ali succeeded in killing Muhammad Riaz on 8 September 2023. The law enforcement authorities apprehended Muhammad Abdullah Ali and his supporters and facilitators from various cities in Pakistan. The case is being tried in a court of law. Based on the confessional statements of Muhammad Abdullah Ali and technical evidence, the investigators quickly identified the facilitators in Pakistan as well as in third countries. We have documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the two Indian agents who masterminded these assassinations. We are releasing the passport details of Yogesh Kumar and Ashok Kumar. We have also reached out to the governments of the relevant third countries. As I have said earlier, there are a few other cases of similar gravity at various stages of investigation. The conclusions one is forced to draw from this very serious and disturbing information is that these cases reveal a growing sophistication and brazenness of Indian-sponsored terrorist acts in Pakistan. They fit the pattern of similar cases which have come to light in other countries including Canada and the United States. Clearly, the Indian network of extrajudicial and extraterritorial killings has become a global phenomenon. Pakistan has remained a target of extrajudicial killings. We are now witnessing an increased sophistication in these operations as revealed in these two cases. It is critical to bring to justice the killers, their facilitators, and financiers involved in these assassinations. Indian agents need to face justice for their extrajudicial and extraterritorial killings in Pakistan and other countries. India must be held accountable internationally for its blatant violation of international law. India's assassination of Pakistani nationals on Pakistani soil is a violation of Pakistan's sovereignty and a breach of the UN Charter. This violation of Pakistan's sovereignty is completely unacceptable. Pakistan remains committed to protecting its people and securing its own sovereignty. Protection of Pakistanis and any foreign national on Pakistani soil is a high priority for the government of Pakistan. India's reckless and irresponsible act calls into question India's reliability as a credible international partner and its claims for enhanced global responsibilities. Thank you. Okay, we will have a few questions because of the very busy schedule of the Foreign Secretary. We will keep this session very limited and request that the questions be focused only on the topic that is at hand. Ji Mateen Haider Sahab. Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Foreign Secretary. This is an extraordinary network that you have shared information on Indian terrorism and proxy networks. What's the evidence of these killings that took place in Pakistan and how these killings connects to the government of India? Do you have some more evidence and details? Please share. Thank you. The evidence is quite extensive. For instance, when the assassinations were carried out, there was a jubilation in certain circles of the Indian social media, gloating over the killings, that this was just retribution for enemies of India. There is also evidence of linkage of these killings
with the Indian agent Yogesh Kumar and the Ashok Kumar Anand. There are confessional statements of Umair and the other gentleman who has carried out the second assassination and their facilitators, and they have pointed the Pakistani authorities out to other members of the network who are now in our custody. We also have evidence of financial transactions, communications, and thus establishing a link between these Indian masterminds and the various facilitators and then the actual criminals who carried out the acts. Taken together, this is a fairly comprehensive package of evidence which clearly points out to the involvement of these Indian agents, we believe at the behest of their state, to carry out these assassinations on the territory of a sovereign state in complete violation of international law. And then there is the general atmosphere about this. We are not the only ones saying this. There is evidence also which the Canadian authorities have shared, and there is also news of the United States where another agent, Indian agent, has been caught trying to conduct a similar activity there. So taken together, it is fairly clear what India is doing in complete violation of international law. Mr. Nazim. Thank you, ma'am. This is Mohammed Nazim from Anadolu Agency. Do you think are these killings in Pakistan linked to similar events in USA and Canada? So have the investigators found any similarities in these killings in Pakistan? Thank you. The modus operandi, if you look at it, I'm sure you mentioned it, United States and Canada and what happened. The modus operandi seems quite similar, that instructions are received by Indian agents, we believe, from their headquarters back home. They then go about looking for contacts and contract killers in the local community, and then they execute the crime. In the case of the United States, the agents by chance ran into an informant who then subsequently referred them to an undercover officer in the United States. But the modus operandi seems to suggest that yes, there is a similarity in how these assassinations are being carried out. Ms. Simon. According to investigations, how much information you can share with us about these Indian nationals and other information during their investigation with Pakistan? Some information cannot be shared at present because it is of a sensitive nature and impacts on the court cases that are underway. We, for instance, have their passport numbers and identity. We can share it with you. We have some other information also. For instance, Yogesh Kumar who orchestrated the killing of Shahid Latif Saab, was born on 9th October 1996 in an Indian city, Sri Ganga Nagar in Rajasthan. The other gentleman, Ashok Kumar, we believe was born on 1st July 1958 in Kolia village of Karnataka. Information is also being still gathered, but as I said, some of it cannot be shared, but we have specifics. Okay. Secretary Sahab, how many individuals other than these two targeted in Pakistan? There is a report that some other target killing in Pakistan in 2023. Have you found any clear evidence of Indian involvement in this case? Right now, of course, as I've already said, we are sharing details of these two, but
it cannot be discounted that there are other instances that have also happened. Investigations are underway, and as and when we have sufficient evidence, it will be shared with you. We don't have time for many questions. Ali Hussain from Business Recorder. Ji, thank you. This is Ali Hussain representing Business Recorder. You have just highlighted as to how the Indian intelligence agencies are committing these assassination campaigns now across the world now. Are the Pakistani authorities aware of any such threat in future to Pakistani citizens? Will the law enforcement agencies be able to take on such kind of threats to Pakistani citizens? Thank you. Following these incidents, of course, we have increased our vigilance. Knowing that now Pakistan is a clear target of Indian activities of this nature, our agencies and various other departments and ministries are exercising extreme vigilance. We do not discount the possibility that there may be other targets of Indian activities. To the extent possible, the Pakistani state will do everything that it can to protect its citizens. Where it has evidence, of course, the individuals will be informed that they need to exercise caution. We are doing everything that a sovereign state needs to do to protect its citizens in the face of this absolutely lawless criminal behavior. Actually, we have to finish at 5:30. That's why this was the last question. My apologies, because there is an important meeting there for which the Foreign Secretary has to go. Our apologies. This was really the last question. Thank you very much. I am really grateful for your time, please. Thank you. सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी की मीडिया ब्रीफिंग जारी थी। उनकी जानिब से कहा गया कि भारतीय एजेंट से मुतालिक हमारे पास सबूत मौजूद है। शाह लतीफ के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलव्विस है। हम फिलहाल 2 मुकदमात सामने ला रहे हैं। शाह लतीफ को सियालकोट में मस्जिद के बाहर कत्ल किया गया है और पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को रालाकोट में मस्जिद में कत्ल किया गया है। भारतीय एजेंट अब बताया गया कि पुगेश कुमार उर्फ मोहम्मद उमैर ने सारा मंसूबा ये बनाया था और भारत का ये इकदाम नाकाबिल कबूल है और ये इस मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत में खलल डालने के मुतरादिफ और खिलाफ वर्जी भी भारत करता रहा है। शाह लतीफ को कत्ल करने के लिए मकामी तौर पर लोगों को हायर किया गया और उनको पैसे दिए गए और ये भी कहा गया कि कातिलों ने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी एजेंसीज की जानिब से भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और कत्लो गारत की दीगर वारदातों में मुलव्विस पाए गए हैं। पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया गया था, जबकि शाह लतीफ के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलव्विस हैं। जावेद बलोच ब्यूरो इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बलोच, जैसे सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग दी गई और कहा गया कि भारतीय एजेंट जो हैं उनके हमारे पास उनके सबूत मौजूद हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की गई और जो पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया, उसके हवाले से बताएगा कि अब आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि फिलहाल हम 2 मुकदमात हैं जो कि सामने ला रहे हैं। तो जो भारत है उसकी दहशतगर्दी एक मरतबा फिर से बेनकाब हो चुकी है पूरी दुनिया के सामने। देखें, भारत की दहशतगर्दी जो है वो पूरी दुनिया के सामने पहले से ही यहाँ है और अब इसके मजीद सबूत जो है वो दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के जो दहशतगर्द गिरोह है, जो भारतीय हैंडलर्स हैं, जो शोहरतकार हैं, जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे और टारगेट किल में मुलव्वस थे, उनको कामयाबी से बेनकाब किया है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर जो चीज़ें सामने रखी हैं बेनकाब किया है कि मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार और मुफीद कुमार जो है वो बराह रास्त मुलव्वस हैं। जैसे कि स्पोक्समैन ने बताया आपको कि किस तरह भारतीय एजेंट जो हैं वो पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए पाकिस्तान में कत्ल गारत के लिए जो है वो सरगर्म है और मुलव्वस हैं। लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस घिनौने जो मनसूबा था उसको बेनकाब किया और जो सारी कड़ियाँ थी वो भारत की तरफ जा मिलती हैं। तो यही वजह है कि जो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के जो टारगेट किलर को नाकाबिल तर्दीद शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार किया है।
और जो सबूत हैं वो अब दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं। इसी तरह अगर देखें तो मोहम्मद रियाज को 8 सितंबर 2023 को रावरा कोर्ट, जबकि शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को डस्का में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था। और जब तहकीकात की गई, जब इंक्वायरी हुई और तफ्तीश हुई, तो उनकी कड़ियां जो हैं वो भारत के साथ जा मिली और भारतीय मंसूबा जो है बेनकाब किया गया है। जावेद बलोच, भारत जो है वो हमेशा दहशतगर्द रियासत रहा है और हमेशा कोई मौका नहीं जाने देता कि वो पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्दी के जो वाकयात है वो रूनुमा करे और अपनी दहशतगर्दाना सलाहियतों से बताए कि वो कितना दहशतगर्द रियासत है। तो इनको मुंह तोड़ जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा, हमें लगता है कि जो भारत है वो बाज आने वाला नहीं है। देखिए, भारत को हमेशा जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। मिले आपके सामने अभिनंदन का वाकया दुनिया ने देखा कि किस तरह, लेकिन शायद वो वाकया भूल गए हैं। जी, अभिनंदन का वाकया जो है वो हुआ और फिर पाकिस्तान ने अपनी मर्जी के साथ जो टारगेट किया भारत को। और अभिनंदन जो कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आया था, पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी कर रहा था, उसे न सिर्फ उसको जहाज तबाह किया गया बल्कि उसे गिरफ्तार भी किया गया। बिल्कुल, शायद भारत जो है अभिनंदन की चाय भी भूल चुका है और फिर उसके बाद जो हकाइक हैं उसको छुपा के और उसको तोड़ मरोड़ के पेश करता है भारत हमेशा से। देखिए, आपके सामने कुलभूषण यादव का जो वाकया है वो भी आपके सामने है कि किस तरह भारतीय जासूस को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और दुनिया के सामने शवाहिद रखे गए कि किस तरह भारत जो है वो बलूचिस्तान का मंतबा करने के लिए, पाकिस्तान का मंतबा करने के लिए जो है वो ईरानी पासपोर्ट पर जो है वो कुलभूषण यादव को पाकिस्तान भिजवा रहा था। तो इसी तरह ऐसे कई वाकयात हैं जो फॉल फ्लैग ऑपरेशन आप देख लें कि भारत के मकबूजा कश्मीर में और कश्मीरी अवाम पर मुजालम को जिस तरह बेनकाब किया जाता है, जिस तरह फॉल फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब किया जाता है, तो ये हमारे इंटेलिजेंस इदारों की ये बड़ी कामयाबी है कि जो भी भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है, पाकिस्तान को में अदम इस्तेकाम और कत्लो गारत करवाने के लिए, दहशतगर्दी करवाने के लिए जो भी इक़दाम करता है उसे न सिर्फ बेनकाब किया जाता है बल्कि इन लोगों को उनको अच्छा सबक भी सिखाया जाता है। जी। अच्छा जावेद बलोच, भारत के पास क्या अपनी रियासत में करने को कोई काम नहीं है कि भारत सिर्फ इस किस्म के दहशतगर्दाना कार्रवाई में हमेशा मुलविस रहता है? जब भी कोई ऐसी पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी ऐसी कोई भी कारस्तानी जब होती है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है तो भारत ही उसके बैक एंड पे मौजूद होता है। हमेशा ऐसा ही होता है कि भारत ही उसके पीछे निकलता है। देखिए, भारत जो है वो पाकिस्तान का हमेशा से दुश्मन रहा है और उसकी दुश्मनी की वजह भी जो है वो यही है कि पाकिस्तान ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों का साथ दिया, उनकी हक़ खुदरारियत की जो है वो जो है उस पर आवाज़ बुलंद की, अपना मौका पेश किया दुनिया के सामने। और इसी तरह जो खालिस्तान तहरीक है उसमें भी पाकिस्तान का अपना एक मौक़िफ़ है। बाकी जो भी इंटरनेशनल इशू है पाकिस्तान ने हमेशा अपना एक मौक़िफ़ रखा है। तो इसलिए भारत ने तो हमेशा इसे ये कोशिश की है, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके अब तक जो है वो भारत हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा किया जाए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवा के पाकिस्तान के अमन को जो है वो खाक में मिलाया जाए। लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने हमेशा उसे न सिर्फ काउंटर किया बल्कि ऐसी चीज़ों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए उनको भी वो लोग गिरफ्तार भी हुए। ऐसे एजेंट गिरफ्तार किए गए जो बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान का मंतबा करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मतलब से यही वजह है कि ये जो 2 मर्डर हुए थे इनका ससुराल लगाया गया, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए ये मंसूबा जो है बेनकाब किया गया। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये मंसूबा बेनकाब किया गया। पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट हमारी एजेंसीज हैं, उनकी जानिब से हमेशा भरपूर मुकाबला किया गया है और पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसको किसी भी सूरत ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, ये कहा गया। और पाकिस्तान ने जितने भी इकदाम किए हैं वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और उनको बिल्कुल जवाब भी दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि अब 2 मुकदमात फिलहाल सामने ला रहे हैं और हमारे पास बल्कि ये जो जिनकी जानिब से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी की जानिब से ये भी कहा गया कि भारतीय एजेंट से मुतालिक जो भी सबूत हैं वो तमाम हमारे पास मौजूद है, तमाम तो अभी सामने नहीं ला
सकते, लेकिन बिल्कुल लॉ के जरिए इसको आगे लेकर जाएंगे और भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और सख्त से सख्त इस पर रद्द अमल भी दिया जाएगा। हमारे साथ डायरेक्टर न्यूज मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया कि सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी की जानिब से कि भारतीय एजेंट से मुतालिक उनके पास सबूत मौजूद हैं। शाह लतीफ के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलविस था और जो कत्ल हुआ था मोहम्मद रियाज, उसमें भी भारतीय एजेंट ही मुलविस था। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल मरियम, ये नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद सामने आए हैं और जो तफ्तीश की गई है उस बंदे से, और ये आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता एक साल से ये सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। ऐसे लोग जो कि माजी के अंदर तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से किसी न किसी सूरत में जुड़े रहे हैं, उनको चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान के शहरों के अंदर। इसका आगाज जो था वो इस्लामाबाद में गुज़िश्ता साल हुआ, जब के PWD कॉलोनी के अंदर एक जो साबिक रहनुमा थे उनको नमाज शाह पढ़ने के फौरन बाद घर आते हुए निशाना बनाया गया। उसके बाद कराची के अंदर खालिद रजा साहब जो कि एक माहिर तालीम थे और वो किसी न किसी तरीके से तहरीक आज़ादी कश्मीर से जुड़े हुए थे माजी में, उनको इसी तरीके से उसी ऑपरेटर्स के जरिए इशा की नमाज पढ़ के आते हुए उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद आपने देखा कि रावला कोट के अंदर एक रहनुमा को नमाज फजर के दौरान जो है वो नामालूम अफराद ने, मोटरसाइकिल सवारों ने नमाज फजर की अदायगी के दौरान उनको निशाना बनाया। उसके बाद आपने लाहौर के अंदर एक सिख रहनुमा जो कि खालिस्तान तहरीक के हवाले से कभी सरगर्म रहे, उनको निशाना बनाया। तो ये वही तरीका वारदात है कि जो जिस तरीके से इसराइल ने हमास की क़यादत को दुबई के अंदर भी, और अभी आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने लेबनान के अंदर ये निशाना बनाया, ये वही SOP है जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने जो है इनके खिलाफ इस्तेमाल किया है। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कलभूषण नेटवर्क के जरिए दहशतगर्दी कराई गई, उसके शवाहिद सामने हैं। कलभूषण इस वक्त जेर हिरासत है। अब ये जो बंदा शाहिद लतीफ साहब के कत्ल में जो मुलविस था, वो भी एक चीज है कि उजरती कातलों के जरिए उन्होंने ये सारा टारगेट किलर उमैर को हायर किया और उसने 5 रुकनी जो है वो अपना एक गैंग बनाया। इससे भी पहले 5 साल पहले लाहौर के अंदर भी एक वाकया पेश आ चुका है कि लाहौर के इलाके हरबंसपुरा से एक शख्स को अगवा किया गया और उसकी जो है वो लाश जाके मिली शेखुपुरा की नहर से, और उसके बाद में जो तहकीकात सामने आई तो वो भी रॉ ने दुबई में कुछ लोगों को हायर किया था कि दुबई में हायर करके उन्होंने उसको घर से अगवा किया और उसको रास्ते से हटा दिया गया। तो ये एक ऐसे मामला हैं जिसके सबूत मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि सबूतों की मौजूदगी का पाकिस्तान किस तरीके से इसको परसू करता है केस को, और जो आलमी अदालत इंसाफ है उसके अंदर इसको किस तरीके से पेश किया जाता है। अब हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कलभूषण के। अब पाकिस्तान का जो केस है इस हवाले से बड़ा मजबूत है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह देखना होगा, इस वक्त भारत के हवाले से पूरी दुनिया तनकीद कर रही है। कनाडा के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है, लंदन के अंदर जिस तरीके से भारत जो है वो अपने ऑपरेटर्स के जरिए कार्रवाई कर रहा है, अपने एजेंटों के जरिए कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका में जो बिल्कुल आपने सही कहा है कि भारत हमेशा से ऐसी जो कार्रवाइयां करता रहते हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। बाबर अलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बाबर साहब, भारत हमेशा से बड़ी डरपोक रियासत रही है, हमेशा साजिशें करती रही है और फ्रंट फुट पर आकर कभी खेलती नहीं है, हमेशा बैक बिहाइंड ऐसा करती है। तो पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को रावला कोट में मस्जिद में कत्ल किया गया है, इसकी तहकीकात भी जब की गई है तो उसमें भारतीय एजेंट के मुलविस होने के सबूत भी मिले हैं और तमाम जो ताने बाने हैं वो भारत से मिलते हैं। शाह लतीफ की बात की जाए तो उनको भी ये भारतीय एजेंट की जानिब से ही किया गया है कत्ल। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, ये जो नए सबूत या नए जो इंसिडेंट्स हैं जिनका दफ्तर खारजा के ब्रीफिंग में जिक्र किया गया, ऑल्दो इससे मेरे जुले
वाकया तो पहले भी होते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान डायरेक्टली मुलविस है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में दूसरे ममालिक में, और इसीलिए मेरा तो शुरू से मौक़िफ़ रहा है और ये अमूमन हर जिम्मेदार और हर इंडिपेंडेंट शख्स का यही मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट टेररिज्म करती है, इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं और ख़ुद स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व है। जब तो दुनिया जहान में उनके शवाहिद हैं, कनाडा में उन्होंने क्या किया सिखों के खिलाफ, अमेरिका में क्या करना चाह रहे थे, जहां तक इन 2 पाकिस्तानी शहरियों का तल्लक है, इन शहरियों का कसूर क्या था? ये तो पुरअमन पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट सिटीजन थे, सिर्फ चूंकि मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तान की जुल्म बर्बरियत के खिलाफ वो आवाज उठाते थे, लिखते थे, तो उनको टारगेट किलिंग के लिए कत्ल कर देना ये कोई छोटा वाकया नहीं है। और इसमें थर्ड कंट्री से ला के एजेंट्स को, पेड टारगेट किलर्स को हायर करके तो इन लोगों को निशाना बनाया गया। लोग पकड़े भी गए हैं, पाकिस्तान के पास सबूत भी हैं, और हमेशा माजी में भी हम दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस तरह के सबूत शेयर करते रहते हैं। लेकिन पहले तो दुनिया की आंखें इतनी नहीं खुलती थी, बिकॉज हमारे इश्यूज को या हमारे इन सबूत को या हमारे इन डिटेल्स को वो यही कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान के आपस में चूंकि राइवलरी है तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान ने भी यही काम कनाडा में किया यार, दूसरे यूरोपियन स्टेट्स में करने की कोशिश की, अमेरिका में करने की कोशिश की, तो अभी इसकी बिल्कुल डिफरेंट परसेप्शन हिंदुस्तान के बारे में मुझे पूरा यकीन है। बिल्कुल आपने सही कहा ब्रिगेडियर साहब, हमेशा से भारत बड़ी शफाक, कातिल और साजिशी रियासत रही है। जो भी तहरीक के हवाले से आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको मार दिया जाता है, और बिल्कुल साजिश करके मारा जाता है उसको, और इस तरह से कि उसका नाम भी सामने ना आए और वो बंदा भी खत्म हो जाए। तो हमेशा से भारत ऐसे करता है, भारत हमेशा सामने आकर कभी उसने नहीं किया, ऐसा क्यों किया जाता है? ये सीक्रेट एजेंसी जो है, खासतौर पर रॉ जैसे लोग, ये छुप के ऐसा काम करते हैं। वो समझते हैं कि पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े वो हमेशा गए हैं। पहले दुनिया को इतना पता नहीं चलता था, मीडिया इंटरनेशनल लेवल पे या सोशल मीडिया इतना आज़ाद है कि उसमें कोई बात छुपी नहीं रह सकती। और जो रॉ जैसी तंजीमें हैं या जो नरेंद्र मोदी जैसे हुक्मरान होते हैं, या जो सियासत के रूप में जो बीजेपी जैसी फाशिस्ट जमातें होती हैं, उनका तरीकाकार दुनिया में हमेशा से यही रहा है। ये कोई आज की बात नहीं, और ये बड़े काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं अपने ममालिक के लिए भी और इर्द गिर्द के ममालिक के लिए भी। दुनिया के अमन के लिए भी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा खतरा है, और ये इस तरह की कार्रवाइयां करके भी बहुत देर तक आप छुप नहीं सकते, क्योंकि जब आप ऐसा काम करेंगे और आप बगैर किसी इल्जाम के, बगैर किसी ठोस सबूत के रीजन के ऐसा काम करेंगे, तो फिर आपको हर तरफ से मजम्मत, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान का ये मकरू चेहरा तो दुनिया को पहले भी हम बताते रहते थे। पहले दुनिया उस तरह समझती नहीं थी, अब उन अपने आप घर को चूंकि आग लगी है, अभी उनके ममालिक में भी यही हो रहा है, तो अभी डेफिनेटली उनको ये बात समझ आएगी कि ये किस तरह का रजीम है, ये किस तरह का काम करते हैं, और कैसे दूसरे ममालिक में जाके वहां के बोनाफाइड सिटीजन को टारगेट करके उनके अंदरूनी मामलात में न सिर्फ यह कि मुदाखलत करते हैं बल्कि अमन को तहबाला करते हैं। बिल्कुल, हमेशा से अमन को ही निशाना बनाया जाता है। बाबर अलाउद्दीन साहब, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे भारत को कि अगर उसमें इतने गट्स हैं तो आलमी सतह पर आकर सामने आकर बात करें, कोई पैगाम? दुश्मन है, हमेशा से बुज़दिल दुश्मन के तौर पर यही वो काम करते हैं, उनमें गट्स बिल्कुल नहीं है, वो सामना कर ही नहीं सकते। उन्होंने हरकत करने की कोशिश की थी फरवरी 2019 में, मुंह की खानी पड़ी, इसलिए वो यही तरीका है, बुज़दिलों का यही तरीका होता है कि छुप के। मैं तो ये पैगाम दूंगा कि इन हरकतों से बाज आ जाओ, अगर नहीं बाज आएंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का आपको फेस करना पड़ेगा। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह की रियासत है, हमारी फौज कितनी मजबूत है, चंद दिन पहले दुनिया ने देख लिया जब हमने ईरान के काउंटर स्ट्राइक्स किए हैं, तो हिंदुस्तान तो कुछ भी नहीं है। और अगर इस तरह का काम जारी रखेंगे तो फिर जाहिर है ये नहीं हो सकता कि हमारे घर में ऐसे काम करें और उनका घर जो है ना अमन सुकून से रहे, फिर ये टिट फॉर टैट ही होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ हमारे डायरेक्टर न्यूज पे मौजूद है मोहम्मद उस्मान साहब। उस्मान साहब, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे भारत को, मुंह तोड़ जवाब देना चाहेंगे कोई? देखिए, मुंह तोड़ जवाब तो हमने हमेशा दिया है। आपने देखा कि किस तरीके से हमने रिटेलिएट किया और भारत के दांत कटे किए इस हवाले से। आप फरवरी की तारीख और अभिनंदन के वाकयात आपको याद है। अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जिस तरीके से ईरान ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की और उसका भरपूर जवाब दिया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरीके से भारत आलमी बरादरी के अंदर या आलमी मीडिया, जो गैर मुल्की मीडिया के अंदर जो इसको बैड प्रेस का सामना है, हमें इसको कैच कराने की जरूरत है। रही बात यह कि भारत जो है वो चल रहा होता है सरपरस्ती में, इसराइली सरपरस्ती में, अमेरिका की सरपरस्ती में। आज भी हमने देखा कि वो उसको शय मिलती है, उस वक्त शय मिलती है जब इसराइल इस वक्त गजा के ऊपर जो जुल्म ढा रहा है और जिस किस्म के मनाजिर गुज़िश्ता 2 माह से पूरी दुनिया टेलीविजन स्क्रीनों पे देख रही है और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो जब ऐसे वाकयात पे किसी
जालिम का हाथ नहीं मरोड़ा जाएगा तो भारत जैसे मुल्कों को शय मिलती रहेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें जो है इसके हवाले से सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा दरवाजा खटखटाना है, भारत का हाथ किस तरीके से मरोड़ना है। ठीक है, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में खुलेआम भारत का मुलव्वस होने के हमारे पास शवाहिद मिले हैं। आज हमने जो कलभूषण का नेटवर्क का सारा हमारे पास सबूत मौजूद है। आज क्या हुआ, आलमी अदालत इंसाफ का अगर मामला देख लें, आलमी बरादरी का देख लें, इस वक्त हमें जो है वो कलेक्टिव एफर्ट करने की जरूरत है। कम से कम अपने साथ यूरोपीय कम्युनिटी को साथ में लाएं, यूरोपीय यूनियन का दरवाजा खटखटाएं, साथ ही इस्लामी मुल्कों की तंजीम का जो है वो हम उसका प्लेटफॉर्म को मौसर तरीके से इस्तेमाल करें और सफारती महाज पे एक भरपूर मुहिम चलाएं। तो ये एक ऐसा मौका है जिसके ऊपर हम ये कर सकते हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है ना कि खुद अमेरिका और बरतानिया और कनाडा के अंदर अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि वहाँ जाकर भी, उन माशरों के अंदर जाके भी उनके शहरियों को भारतीय खुफिया एजेंसी और उनके एजेंट निशाना बना रहे हैं, उनके अपने घर में आग लगी हुई है। तो ये कम से कम ये 3 मुल्कों के अंदर हम भरपूर सिफारतकारी के जरिए, और ये जो बैड प्रेस भारत के हवाले से इस वक्त एक बड़ा मौका हमारे हाथ लगा हुआ है, उसको कैश करवाने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, पूरी दुनिया को इस पर उजागर होना चाहिए और स्पेशली पाकिस्तान को भी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ जावेद बलोच भी मौजूद है। जावेद बलोच, जैसे कि मोहम्मद उस्मान साहब की जानिब से कहा गया कि अमेरिका, कनाडा, इस तरह की जो कंट्रीज है जहां इन कंट्रीज का भरपूर फायदा उठाते हुए हमें भरपूर सिफारतकारी करनी चाहिए, इस पर भी नजर डालनी चाहिए। और लेकिन जो ये कहा गया कि फिलहाल 2 मुकदमात हैं जो कि सामने लाए जाएंगे, उस हवाले से भी बताइएगा। देखें, ये जो भारतीय एजेंट यहाँ पाकिस्तान आए, लोकल लोगों को यहाँ पे जो है वो हायर किया, इस्तेमाल किया, और ये सारी साजिश जो है वो तैयार की। मुल्ज़म अब्दुल्ला जो है वो एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार किया गया बैरून मुल्क फरार होते हुए। इसी तरह जो है वो बाकी दूसरे मुल्ज़म को भी गिरफ्तार किया गया। उसने भी जो है वो तफ्तीशी इदारों के सामने, इंटेलिजेंस इदारों के सामने अपने वारदात का एतराफ़ किया कि उसका किससे तल्लुक़ था, उसको किसने हायर किया था, उसको जो है वो कौन बंदा यहाँ पे आया था, और भारतीय एजेंट जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में आके इस सारी कार्रवाई में मुलव्वस पाए गए और सारा ये दोनों मुल्ज़म जो है वो गिरफ्तार भी किए गए। तो इस पे जो है वो ये चीज़ें पहले भी यहाँ हो चुकी हैं। जैसे कनाडा में सिख रहनुमा का मर्डर किया गया और कैनेडियन वज़ीर आज़म ने जो है वो ऐलान जो है वो ऐलान किया कि इसमें भारत मुलव्वस है और इसमें भारतीय सफारतकारों को मुल्क बदर भी किया गया कनाडा से। इसी तरह अमेरिका में जो है वो एक साजिश पकड़ी गई कि उन्होंने एक जो है वो खालिस्तान तहरीक के रहनुमा को उसका मर्डर करना था, वो भी साजिश पकड़ी गई। तो इस तरह कई ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने, कनाडा के सामने, यूरोप के सामने, पूरी दुनिया के सामने जो है वो ये चीजें यहाँ हैं और सामने आ चुकी हैं। तो इस पे अब न सिर्फ यूएनओ को बल्कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना चाहिए, उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि किस तरह जो है वो भारतीय हुकूमत दुनिया का अमन तबाह करने के लिए, ये तो इंटरनेशनल। बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरी दुनिया को आंखें खोलनी चाहिए और भारत को जवाब देना चाहिए और इससे पूछना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच और मोहम्मद उस्मान साहब हमारे डायरेक्टर न्यूज हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा दिफाई तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सब साहिबान का। इलेक्शन नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।